बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस दैट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किन किन सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मेजर सोर्सेज हैं वो 4 हैं: प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। और इन सब का एक मेजर है, इन सब को हम हासिल कर सकते हैं, कोल को, नेचुरल गैस को, पेट्रोलियम को, बाय फॉसिल फ्यूल्स। एक्चुअल में फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो हमें पता चल गया कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स होते हैं, जो नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं और उन्हें हम लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज आ गए कि हम किन किन ज़राए से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स बेसिकली इनसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हासिल कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि जिस वक्त प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड हो जाते हैं, डेड होकर अर्थ क्रस्ट में बरीड हो जाते हैं, बरीड होने के बाद वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली वो क्या होते हैं? वो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। ओके। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम नेचुरली भी ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, वेजिटेबल्स, एसेंशियल्स ऑयल्स, डाइज, नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में कॉटन आता है, स्टार्च आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अ लॉट ऑफ थिंग्स आ जाती हैं। ये एक बड़ा टॉपिक होता है, बायो में चला जाता है। सो हम तो केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं, जो कि हम एज अ सप्लीमेंट ले रहे हैं आज के दौर में। ओके। सो हमारा जो फोकस है वो है कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम पर। लेट्स स्टार्ट कि हम कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम कैसे ऑब्टेन करते हैं। मैंने जैसे भी बताया आपको, जैसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनके जो फॉसल्स होते हैं, ये फॉसल्स कैसे बनते हैं? जैसे प्लांट था, कोई एनिमल था, वो डेड हो गया, डिके हो गया, फिर क्या हुआ? अंधेरियाँ आई, हवा चली, वो अर्थ क्रस्ट के नीचे बरीड होता गया 1 to 1 लेयर्स आती गई। किसकी? मट्टी की लेयर्स आती गई। वो नीचे से नीचे जाता ही गया, बरीड होता ही गया, इतना डीके हो गया। इस प्रोसेस को 1 साल, 2 साल या 3 साल नहीं लगते, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉसल्स को बनने में। जब डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हो जाते हैं तो फॉसल्स फ्यूल बन जाते हैं। फॉसल्स होते हैं, अब वो जो फॉसल्स होते हैं, ये जो डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो फॉसल्स होते हैं, जब वो गलना सड़ना, डिकेइंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर कुछ स्टेजेस आती हैं। वो स्टेजेस क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। वो फॉसल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये टोटली प्योरली ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं फॉसल्स फ्यूल्स। ओके। अब वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम फॉसल फ्यूल से डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं? पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। और यू नो व्हाट कि आज के दौर में पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम सबसे पहले 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोल को, कि व्हाट इज़ कोल। बेसिकली कोल है क्या? मैंने जैसे भी बताया आपको कि कोल हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, कहाँ से? फॉसल फ्यूल से। कोल का जो मेन सोर्स है वो फॉसल फ्यूल ही है। और फॉसल फ्यूल क्या है ये आपको पता है, डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल 50-100 मिलियंस तक जब वो बरीड रहते हैं, फिर कहीं जाके ये कोल हासिल होते हैं। इनको हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। कोल बेसिकली क्या है? व्हाट इज़ कोल? एक ब्लैक और ब्राउनिश या कोई ब्राउनिश ब्लैक हार्ड रॉक। ये ब्लैक है या ब्राउनिश है, एक हार्ड रॉक होती है विच कैन बी बर्नड एज सॉलिड
फॉसिल फ्यूल। बेसिकली जो कोल होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है, हार्ड होती है, ब्लैक होती है, ब्राउनिश होती है, ठीक है। जब हम इसको बर्न करते हैं, ये किस तरह हासिल होती है, फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए हासिल हो रही है। ओके, अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल, कि कोल कैसे फॉसिल फ्यूल से, कैसे एक प्लांट से हम कोल हासिल कर सकते हैं। प्लांट एक ग्रीन कलर का होता है, कोल जो हम ब्लैक ब्राउनिश, अजीब सी एक नेचर ही चेंज हो जाती है बिल्कुल। हाउ कैन वी मेड कोल फ्रॉम वुड, हाउ कैन वी मेड कोल फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट। यू सी फॉर्मेशन ऑफ कोल, हमारा ये टॉपिक है। हम देख रहे हैं कि कैसे कोल फॉर्म किया जा रहा है, किससे, वुड से, प्लांट से। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोल जो है हम लोग डिकेइंग प्लांट यानी कि फॉसिल फ्यूल से ऑब्टेन कर रहे हैं। मैंने फिर ये भी बताया कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं। ओके, तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो तक अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में और एन एरोबिक रिस्पायरेशन, एनरोबिक कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं 500 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं कोल को तैयार होने में। ओके, अब एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रही है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर मिल रहा है, हाई प्रेशर मिल रहा है। क्या ये हम आर्टिफिशियली दे सकते हैं ऑर्गेनिक को? हाँ, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हम दे सकते हैं। बट ये वाले यहाँ से जो कोल ऑब्टेन हो रहा है, जो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं, इनमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस कैसे आ जाता है? कोल ये तो नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, खुद ब खुद प्लांट डिके हो रहे हैं, बरीड हो रहे हैं, ईयर पास हो रहे हैं एंड कोल कन्वर्जन हो रही है। जब हम करेंगे, हम 500 मिलियन ईयर्स अगो तो नहीं ना वेट कर सकते। इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट तो हमारा कोई है नहीं और इतनी लंबी उम्र भी किसी साइंटिस्ट की होती नहीं है। सो ये नेचुरल एक प्रोसेस हो रहा है। कैसे हो रहा है? इसकी कुछ स्टेजेस हैं कि जब एक वुड कोल में कैसे कन्वर्ट हो रही है, इसकी कुछ स्टेजेस हैं। लेट्स स्टार्ट। देखें, सबसे पहले वुड है, वुड में क्या आ रहा है? प्लांट्स आ रही हैं, हर्ब्स आ रही हैं, श्रब्स आ रही हैं। वो तमाम हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़, ये सब वुड में आ रहा है। वुड क्या है जी? बाय एनी आउटसाइड इन्वायरमेंटल रेस्टिंग कंडीशन की वजह से एक जो वुड होती है वो डेड हो जाती है, डिके हो जाती है। अब क्या होता है? डेड होने के बाद वो ज़मीन पर पड़ी रहती है, ज़मीन पे पड़ी रहती है, हवाएं चलती हैं, बारिशें आती हैं, मट्टी तह बतह है, लेयर बाय लेयर उस बेचारी वुड पर चढ़ती रहती है। वो जो वुड थी, वो हर्ब था, वो श्रब था, वो ट्री था, जो भी था, फिर वो क्या होता है? ज़मीन के नीचे जाती रहती है, ज़मीन के तो ऊपर नई नई लेयर्स आती रहती हैं। फिर क्या होता है? वो जो वुड होती है वो अंडर एन एरोबिक रिस्पायरेशन, एन एरोबिक बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन की प्रेजेंस में बाय कार्बोनाइजेशन, ये प्रोसेस है एक। ओके, बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शन की प्रेजेंस में जो वुड होती है, सबसे पहले कोल की फर्स्ट फॉर्म जो है वो है पीट। पीट बेसिकली क्या होती है? पीट एक लिक्विड फॉर्म होती है, लिक्विड इन नेचर होती है। पीट में ये टोटली कोल भी नहीं होती, ये वुड भी नहीं होती, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द कोल है। ठीक है, ये कैसे ऑब्टेन हो रही है? बाय कार्बोनाइजेशन। पीट के अंदर सबसे बड़ी बात ये है, जो पीट है इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स बहुत कम होते हैं। जैसे जैसे हम लोग टाइम पास करते रहते हैं, पीट जो है नीचे नीचे जाती रहती है अंडर हाई प्रेशर की, ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेयर बाय लेयर, लेयर्स बाय लेयर्स आती रहती हैं। तो जो पीट होती है वो लिग्नाइट में कन्वर्ट होती है। कब? जब उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिलता है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कैसे मिलता है? कि पहले वो पीट था और ज़्यादा साल गुजरते गए और वक्त पास्ट अवे होता गया, फिर क्या हुआ? वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गए। लिग्नाइट में कन्वर्ट हुई, वो और नीचे चली गई, और नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद ये जो लिग्नाइट है पीट की निस्बत थोड़ी सेमी सॉलिड होती है, सेमी सॉलिड होती है।
ठीक है, और इसके अंदर पीट की निस्बत नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है। ओके, जब लिग्नाइट कुछ शेयर्स पास होते हैं, इसको और प्रेशर और टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है अंडर द अर्थ। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो थी ये जो लिग्नाइट होता है ये अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के प्रेजेंस में ब्यूटामिनियस कोल बन जाता है। ये एक सेमी कोल होता है, कोल ही है लेकिन प्योर कोल नहीं है, क्यों कोल ही है। ये भी ब्राउनिश हार्ड होता है, ब्राउनिश कलर का होता है और हार्ड होता है। जब इसको हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर में रखते हैं, ये अब लिग्नाइट, पीट, ब्यूटामिनियस कोल, पहले पीट ऊपर था, फिर उससे नीचे गए लिग्नाइट मिला, फिर ब्यूटामिनियस कोल। अभी टाइम पास हो रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर रहे हैं, फिर क्या हुआ जी, ब्यूटामिनियस कोल जो था वो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गया। एंथ्रासाइट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ द कोल एंड इट इज़ जेट ब्लैक इन कलर, शाइनी एंड हार्ड कोल। ये फुली हार्ड होता है, जेट ब्लैक होता है। जेट ब्लैक मीन फुली ब्लैक, फुल टाइम ब्लैक, और शाइनी इन नेचर होता है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन कंटेंट है, नंबर ऑफ कार्बन का इट टू मच होता है, फुली कार्बोनेटेड होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, वुड है, कार्बन नंबर कम है, पीट है, कार्बन नंबर ज़्यादा हो गया, लिग्नाइट में फिर ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा ब्यूटामिनस कोल में, एंड फुल एंड फ्लेज जो है, प्लेंटीफुल है नंबर ऑफ कार्बन से, वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में टू मच कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग वुड से कोल को ऑब्टेन कर रहे हैं। ये एक दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का प्रोसेस नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको वुड से कोल में कन्वर्ट होने के लिए। और फिर हम कोल को कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, अंडर द मैनी किलोमीटर ऑफ द हाइट। हम जब नीचे मूव करते हैं अर्थ से, तब कहीं जाकर हमें कोल गेन होता है। अब देखिए, मैं आपको ना पीट, लिग्नाइट, ब्यूटामिनस, एंथ्रासाइट, इन सब का कंपैरिजन करके बताती हूँ कि इनमें कार्बन कंटेंट कितना होता है। ठीक है, इनकी नेचर क्या होती है, एक छोटा सा कंपैरिजन रखा है, बुक में नहीं है, लेकिन बट स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट्स की आसानी के लिए जस्ट ये एक छोटा सा टेबल बनाया गया है। देखिए, पीट था, वुड के बाद पीट मिला हमें, पीट के बाद लिग्नाइट मिला, लिग्नाइट के बाद ब्यूटामिनस मिला, ब्यूटामिनस के बाद एंथ्रासाइट मिला। जब पीट था, इसमें कार्बन ऑफ कंटेंट 50 to 55% था। ओके, 50 to 55% था। जैसे वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हुआ, वहाँ पे 65 to 70% लिग्नाइट कार्बन कंटेंट हो गया। और जब ब्यूटामिनस में गया 80 to 85, एंड जब एंथ्रासाइट जो प्योर फॉर्म ऑफ द कोल है, उसमें 95% ऑफ द कोल मौजूद है, 95% ऑफ द कार्बन कंटेंट मौजूद है इस कोल में। ये चारों के चारों जो हैं कोल की फॉर्म्स हैं, बट डिफरेंस देख लें आप खुद ही कि इसमें कार्बन कंटेंट कितना है। जैसे जैसे हम कार्बन कंटेंट इंक्रीज़ होता जाएगा, हमारी कोल की प्योरिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। ओके, अब नेचर देख लें। पीट जो है सॉफ्ट फॉर्म में होता है, बताया था मैंने आपको, सॉफ्ट फॉर्म होता है। लिग्नाइट जो है वो स्पॉन्जी सा है, सेमी है, ना वो सॉफ्ट है ना वो हार्ड है। ब्यूटामिनस हार्ड है सिर्फ, नॉट हार्डेस्ट, हार्ड। एंड एंथ्रासाइट इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल। ये हार्डेस्ट फॉर्म होती है, इसको तोड़ने के लिए हमें बाकायदा माइनिंग प्रोसेस, मशीनरीज की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर हम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू देख लेते हैं, देखें कैलोरीफिक वैल्यू टोटली डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन्स पर। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे कैलोरीफिक वैल्यू भी इंक्रीज़ करती जाएगी। सो लेट्स सी, पीट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 50 to 55%, एंड इसके अंदर जो पीट है वो लेस, इसके अंदर जो कैलोरीफिक वैल्यू है पीट की वो लेस है, लिग्नाइट की हाई, ब्यूटामिनस की हायर एंड हाईएस्ट, बिकॉज वाई एंथ्रासाइट हैव द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, वाई एंथ्रासाइट हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, वाई, आई हैव अ रीज़न। मैंने जैसे भी बताया आपको क्या रीज़न है, क्योंकि एंथ्रासाइट के पास जो कार्बन के परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। ओके, अब यह आपको भूलेगा नहीं, याद रहेगा। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम इसको
ऐसे ही देखें, अब देखिए जब कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा तो स्मोक कम बनेगा, और अगर कार्बन कंटेंट कम होगा तो स्मोक ज़्यादा बनेगा। अगर हम इसको स्मोक के हवाले से देखते हैं कि पीट के अंदर स्मोक की प्रोडक्शन जो है वो कितनी होती है, कैसी होती है, तो हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि कार्बन कंटेंट कम है इसके पास। जब कार्बन कंटेंट कम है इसके पास तो इसके अंदर जो स्मोक की वैल्यू है, जो स्मोक की प्रोडक्शन है, वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। लिग्नाइट के अंदर उससे थोड़ी कम, क्योंकि कार्बन कंटेंट थोड़ा इंक्रीज़ हो गया। बिट्यूमिनियस में हाई से मुराद यानी कि हाईएस्ट की निस्बत हाई है, हायर की निस्बत हाई है, यानी कि इनकी निस्बत तो कम है बिट्यूमिनस में। एंड स्मोक की जो वैल्यू है, प्रोडक्शन वैल्यू है, एंथ्रासाइड के अंदर बिल्कुल ही कम है। क्यों? वाई? ये भी एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, वाई एंथ्रासाइड हैव अ लेस स्मोक वैल्यू। तो फिर इसकी वही रीज़न बनेगी जैसे मैंने भी आपको बताया। क्यों? क्योंकि इसके पास जो कार्बन की परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा हाई है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ कार्बन कंटेंट पे, जैसे जैसे कार्बनाइजेशन, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे कोल जो है प्योरिटी की तरफ इंक्रीज़ करता जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली कार्बनाइजेशन होती क्या है। व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन? कार्बोनाइजेशन इज़ व्हाट इज़ दिस? जैसे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज़ करते हैं, तो कार्बोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि पहले कार्बन 2 थी, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 14 इंक्रीज़ हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है, कार्बोनाइजेशन कहलाता है ये। हमने क्या करना है, ये कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस बेसिकली होता कैसे है। अब देखिए मेरे पास एक मिक्सचर है, उसमें C2, C8, C18, C24, C64 सब मिक्स है। मैं चाहती हूँ C8 सेपरेट हो जाए, C10 सेपरेट हो जाए, C14 सेपरेट हो जाए, C16 सेपरेट हो जाए, C18 सेपरेट हो जाए। हाउ? आई हैव अ टेक्निक, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के ज़रिए कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस कैरी ऑन कराते हैं। हाउ? व्हेन कोल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस वक्त हम लोग कोल को 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर टू मच हाई है, इसको हीट कराते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एनारोबिक रिस्पायरेशन यहाँ भी हो रही है। एब्सेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में जब हम कोल को 500 to 1000 टेम्परेचर पर हीट कराते हैं तो फिर ये कन्वर्टेड हो जाता है किस चीज़ में? कोक में, कोल गैस में एंड कोल तार में। ये सारी की सारी कोक, कोल गैस, कोल तार इज़ द ट्रांसफर्ड फॉर्म ऑफ द कोल। अब देखें मेरे पास कोल था, मैंने आपको जैसे बताया पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनियस, एंथ्रासाइड, ये सब कोल है, बट इनके अंदर कार्बन की परसेंटेज का डिफरेंस है। सो अब मैंने क्या किया, मैंने इनको बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन सेपरेट आउट कर लिया। अब मेरे पास कोक आया, कोल गैस आई, कोल तार आई, ये सब की सब मैंने कोल से हासिल की। किससे? कोल से। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे कंट्री में इन पाकिस्तान जो हाईएस्ट अमाउंट में जो कोल की फॉर्म प्रेजेंट होती है वो है बिट्यूमिनियस कोल। बिट्यूमिनियस कोल जो है हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो हमारे यहाँ जो कोल की फॉर्म है वो बिट्यूमिनियस कोल होती है। अब ये जो हमने कोल गैस, कोल तार ये सब हासिल किया वो बिट्यूमिनियस कोल से किया। देखिए एक मैंने छोटा सा ग्राफ ड्रा किया, एक छोटी सी डायग्राम समझाने के लिए। कोल था मेरे पास बिट्यूमिनियस कोल। कौन सा कोल? बिट्यूमिनियस कोल। मैंने उसको 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, किस में? एब्सेंस ऑफ एयर में। एब्सेंस ऑफ एयर में मैंने इतना टेम्परेचर दिया तो जो कोल था मेरा वो अपनी असली हालत में नहीं रहा। कोई भी इतने हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन की एब्सेंस हो तो अपनी असली हालत में नहीं रहता, तो वो अपनी असली हालत में नहीं रहा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? कोक में, कोल गैस में एंड कोल तार में कन्वर्ट हो गया। अब जो कोक है एक सॉलिड फॉर्म है, कोल गैस है, कोल गैस बेसिकली क्या होती है? कोल गैस जो है वो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इथेन, ये सब क्या है? कोल ही है। और कोल तार जो है, और कोल तार इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग,
यही वो कोल तार है जिससे हम अ लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन, सोर्सेज। सो हमें तो चीज़ मिल गई कि कोल तार ही वो चीज़ है कि जिससे हम मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। देखें, अगर हम कोल तार को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पास आउट कराते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से पास आउट कराया तो फिर क्या हुआ, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड 217 एरोमेटिक कंपाउंड हमने कोल तार से ऑब्टेन कर लिए। अब एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे हम नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे फिनोल हो गया, बेंजीन हो गया, ये सारे के सारे एरोमेटिक हैं जिनके साथ बेंजीन रिंग मौजूद होती है। ये बड़ा ब्रीफ टॉपिक है, ये हम आगे चल के स्टडी करेंगे। ओके, अब देखिए हमने कोल से ही एरोमेटिक कंपाउंड बनाए जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो कुछ समझ आए कि कोल की फॉर्मेशन क्या होती है, कोल कैसे बनता है, कोल की सोर्सेज, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब कुछ हमारा मेन टॉपिक ही था, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड तक पहुंच गए। देखें, अब जो कोल था, कोल के यूजेस क्या हैं। यूज़, कोल किस किस चीज़ में यूज़ हो सकता है। देखिए, एक तो यूज़ हमने पढ़ लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में यूज़ हो रहा है ये, ठीक है। अब आगे भी इसके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पाकिस्तान में। तो जब किसी चीज़ के रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमें दे दिए हैं तो हमें उसे यूज़ में लाना चाहिए। रिसोर्सेज ऑफ कोल इन पाकिस्तान और 184 बिलियन टन्स, यानी कि 184 बिलियन टन्स जो है कोल हमारे पास मौजूद है। इनमें से हम क्या करते हैं, 80% जो कोल है उसको बेक ब्रिक में, ईंटें बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं भट्टियों के अंदर, ठीक है। बेक ब्रिक बनाने में यूज्ड एज डोमेस्टिक, हाँ हमारे घरों में भी एज अ फायर यूज़ होते रहते हैं, डोमेस्टिक पर्पज़ में भी यूज़ हो रही है कोल। और सबसे बड़ी बात, ये पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में भी यूज़ होते हैं। पावर स्टेशन को रन करते हैं, रन करने से हमें बिजली हासिल होती है। सो कुछ यूजेस थे कोल के, ठीक है, हमारी बुक में ही है ये। सो डिस्कस हो गए। अब कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ कोल, कि कोल की जो डेवलपमेंट है वो कहाँ का प्रेजेंट हो सकती है। सिंध कोल अथॉरिटी देखा है आपने, पंजाब में भी हो रही है, KPK में भी हो रही है, बलूचिस्तान में भी हो रही है कि हमारे कोल के रिसोर्सेज किसी तरह बढ़ जाएं, ठीक है। अब रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, अब हम लोगों ने कोल को हासिल करना है। कोल को हासिल कैसे करना है, मैंने बताया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। अब ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस होना, माइनिंग का प्रोसेस होना, ये सब एक्सपेंसिव होते हैं। अब इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा एक्शन ले, क्योंकि कोल जो है बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर हम इस पर फ़र्क करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। सो हम कैसे कोल को गेन कर सकते हैं, बाय माइनिंग प्रोसेस, ठीक है। और जब माइनिंग प्रोसेस के ज़रिए हम लोग कोल हासिल करेंगे, और यू नो व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में कोल यूज़ होगा तो हमारी लोड शेडिंग एंडेड, ठीक है। ये था हमारा कोल का टॉपिक। एक था सोर्स, कोल इज़ द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अनदर सोर्स नेचुरल गैस भी एक टॉपिक है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रोडक्शन में, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होती है नेचुरल गैस से भी। नेचुरल गैस जो है नेचुरली प्रोड्यूस होती है, आप सब जानते हैं। नेचुरल गैस को हम यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसका सबसे मेन जो चीज़ है वो है मीथेन है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो और ये नेचुरल गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। और इसके पास जो मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स से मतलब ये है कि इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता तो फिर क्या होता, हर घर में धमाके हो रहे होते। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि हमें नेचुरल गैस से नवाजा है उन्होंने, ठीक है। अब नेचुरल गैस की फॉर्मेशन कैसे होती है, बिल्कुल वही प्रोसेस जो कोल वाला था। मैंने जैसे आपको बताया, डिकेइंग ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि फॉसल्स फ्यूल से, डिकम्पोजिशन से हासिल हो रही है ये किसके, नेचुरल गैस जो है। नेचुरल गैस इज़ आल्सो फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में क्या आता है, बताया था, प्लांट्स, एनिमल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब जो है ये हम नेचुरल गैस इससे ऑब्टेन करें। अब नेचुरल गैस की फॉर्मेशन हमने पढ़ ली, नेचुरल गैस क्या होती है, इसके भी कुछ यूजेस हैं। नेचुरल गैस के यूजेस हैं,
used for the power generation in cement and fertilizer industries. Yes, you know what कि इंडस्ट्रीज़ में इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज चल रही हैं, वो किस तरह चल रही हैं, उनकी जनरेशन कैसे हो रही है, वो इसी तरह हो रही है, नेचुरल गैस के ज़रिए पावर जनरेशन हो रही है, ठीक है. एंड इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन जनरल इंडस्ट्रीज़. जनरल इंडस्ट्रीज मीन्स डोमेस्टिक लेवल पर जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं उनको भी तो रनिंग के लिए कुछ चाहिए ना. तो उनके लिए भी नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे बड़ी बात ये हम डोमेस्टिक पर्पज़ में भी यूज़ कर रहे हैं, हमारे घरों के जो चूल्हे हैं वो इसी से जलते हैं, ठीक है. अब दो चीज़ें हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रोडक्शन में, सोर्स में. एक तो मैंने कोल पढ़ा, एक नेचुरल गैस पढ़ा, दोनों नेचुरली प्रोड्यूस कर रहे हैं. द थर्ड वन इज़ द पेट्रोलियम. पेट्रोलियम से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं. सो पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, ये भी बाकायदा तौर पर डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर से ही हासिल होता है. ऑर्गेनिक मैटर्स मीन्स यहाँ पे वो कह रहा है रिफाइनिंग फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल. अब आपको मैंने बताया मिनरल ऑयल्स हम कैसे हासिल कर रहे हैं, बाय फॉसिल फ्यूल, ओके, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. सो हेयर यू कैन सी रिफाइनिंग फॉर्म ऑफ मिनरल्स ऑयल. मिनरल कहाँ से आते हैं, मिनरल्स भी तो हम वहीं प्लांट से ही ले रहे हैं, एनिमल्स के डेड बॉडी से ही ले रहे हैं ना, जो 500, 600, 700 तक डीके रहते हैं, ठीक है. तो पेट्रोलियम हम कहाँ से गेन करें, मिनरल्स ऑयल से. इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इट इज़ थॉट दैट स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. देखें वहीं पर बात आ गई. ये बुक लिखी हुई है मैंने, ये बुक है आपकी स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसानी के लिए. इट इज़ थॉट दैट स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, मैंने बताया 500,000 ईयर्स लग जाते हैं कोल की प्रोडक्शन में, नेचुरल गैस की प्रोडक्शन में, पेट्रोलियम की प्रोडक्शन में, ठीक है. और ये प्रेजेंट कहाँ होता है पेट्रोलियम, यानी कि जो मिनरल्स ऑयल्स होते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान प्रेजेंट होता है. बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स प्रोड्यूस पेट्रोलियम. अब देखें पेट्रोल हमने जैसे कोल का पढ़ा था, वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बाइकार्बोनाइजेशन हम करते हैं तो हमें कोल मिल जाता है, कोक मिलता है, कोल तार मिलता है. इसी तरह जब हम पेट्रोलियम को हासिल करना होता है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यू कैन सी द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर. अब देखिए पेट्रोलियम सब जानते हैं लिक्विड इन नेचर होता है, ठीक है, लिक्विड इन नेचर होता है. अब पेट्रोलियम के भी नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं. जैसे जैसे ऑक्टेन नंबर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कार्बोनाइजेशन नंबर यानी कि जिस तरह नंबर का कार्बन की कंटेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये प्योरिटी की तरफ इंक्रीज़ करता रहता है, ठीक है. अब मैंने तो लिक्विड सेडिमेंट्री रॉक्स में से जो मिनरल्स ऑयल लिए मैंने, उसमें से मैंने पेट्रोल सेपरेट करना है बस. उसमें गैसोलीन भी होगा, ठीक है, उसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स भी होंगे, ग्रीसेस होंगे, एस्फाल्ट्स होंगे, डिफरेंट किस्म के ऑयल्स होंगे, बट मुझे क्या चाहिए, सिर्फ पेट्रोलियम. सो मैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए पेट्रोलियम गेन करूँगी. कैसे, अब देखें मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए डिफरेंट लिक्विड का जो मिक्सचर था वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पर उनको सेपरेट आउट कर लिया. अब मुझे नहीं पता पेट्रोलियम, गैसोलीन, असफाल्ट, डुप्लीकेटिंग, इन सब के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है ना, डिफरेंट पॉइंट पे जाके बॉयल करते. बट हमने क्या करना है, हमें पता चलेगा कि जिस पॉइंट पे पेट्रोल बॉयल हो रहा है ये हमारा पेट्रोल है. हमें गैसोलीन का बॉइलिंग पॉइंट मालूम है, असफाल्ट का मालूम है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का मालूम है. जैसे जैसे हमें बॉइलिंग पॉइंट मिलते जाएंगे हम उन्हें सेपरेट आउट करते रह जाएंगे. किस तरह, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. देखें हमने मिक्सचर को हीट किया, मिक्सचर इज हीटेड, ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस. 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हमने इस मिक्सचर को हीट किया तो कुछ वेपर्स कलेक्ट हो गए. हमने उनको कंडेंस कर लिया, उन्हें कलेक्ट कर लिया एज अ फ्रैक्शन के तौर पर, ठीक है. अब वो जो फ्रैक्शन थी उनकी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट थे. जैसे जैसे हम लोग उस जो मिक्सचर था, मिनरल ऑयल था, हमने उसको हीटअप किया, उसको बॉयल किया 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें कुछ वेपर्स कलेक्ट हुए. हमने उस वेपर्स को एज अ फ्रैक्शन कलेक्ट कर लिया, कंडेंस कर लिया. कंडेंस मीन
क्या होता है कि जैसे जैसे जो वेपर्स बनते गए हम लोग उसको कलेक्ट करते गए, एक दूसरे करीब लाते गए, जब करीब आते गए तो क्या हुआ, जैसे जैसे कोई भी कार्बन कंटेंट्स हैं करीब आते हैं तो उनकी कार्बनाइजेशन, नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ होता जाता है। ये तो हमें पता ही। अगर दूर दूर होंगे तो डिफरेंट मालिक्यूल होंगे, अगर हम उनको कंबाइन कर देंगे उनका कार्बन कंटेंट, परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज़ हो जाएगी। जब वो इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ होंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी प्योरिटी की तरफ मूव करती जाएगी। जिस वक्त हमने सबसे पहले जो वेपर्स कलेक्ट हुए C4 से कार्बन 1 से C4 तक ऑब्टेन हुए, जो कि एक नेचुरल गैस के कंटेंट थे। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ हुआ, जैसे पहले C4 था फिर C5 हुआ, ठीक है, कार्बन इंक्रीज़ हो गया, कार्बन नंबर इंक्रीज़ हुआ, ऐसे ही प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो गई, पेट्रोलियम ईथर में कन्वर्ट हो गई। C4 तक था तो नेचुरल गैस था, जैसे ही C5 हुआ, C6 हुआ तो पेट्रोलियम ईथर बन गया। पेट्रोलियम ईथर कब बना? आपको पता है जब कोई चीज़ इनिशिएट होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस ही होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर मिलता रहता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता रहता है। फिर क्या हुआ जी, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो गया, पहले 20 था 20 to 60 हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब पेट्रोलियम ईथर बन गया। जैसे जैसे फिर क्या हुआ जी, और हमने टेम्परेचर दिया 60 to 100 तक टेम्परेचर आ गया। फिर क्या हुआ जी, कार्बन कंटेंट और करीब आए और 6 to 7 तक जो हमें ऑब्टेन हुआ वो क्या था, लिग्रेन एंड द नेप्था, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें क्या मिली, C14 से C13 में एज अ साइड प्रोडक्ट भी हमें कुछ मिलती रहती हैं। 40 to 220 टेम्परेचर पे हमें गैसोलीन मिलता है, और ये जो गैसोलीन है यही तो वो फ्यूल है, यही तो वो पेट्रोलियम है जो कि हम अपने मोटर बाइक्स में यूज़ करते हैं, गैसोलीन, ठीक है। अब देखें, यू कैन सी, आप इसका बॉइलिंग पॉइंट भी देख सकते हैं, इसके अंदर कार्बन के कंटेंट्स भी देख सकते हैं कितने हैं। इसके बाद इसी तरह हमें केरोसिन मिला, गैस ऑयल मिला, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिला, पैराफिन्स मिले, एस्फाल्ट मिले। इन सब के कार्बन कंटेंट डिफरेंट हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे हम लोगों ने ये सारी की सारी प्रोडक्ट ऑब्टेन की। किस तरह? बाय फॉसिल फ्यूल्स, बाय पेट्रोलियम, बाय कोल, ओके। अब इन सब के यूजेस भी डिफरेंट है, कोई फ्यूल के तौर पे यूज़ हो रहा है, कोई सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है, कोई मोटर फ्यूल में यूज़ हो रहा है, कोई हीटिंग फ्यूल के तौर पे यूज़ हो रहा है, कोई लुब्रिकेशन में यूज़ हो रहा है, कोई डीजल में यूज़ हो रहा है, कोई वैक्स प्रोडक्ट है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो ये फ्लो चार्ट है छोटा सा, इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे कार्बन कंटेंट इंक्रीज़ हो रहा है और कैसे कैसे हमारी जो प्रोडक्ट है प्योरिटी की तरफ जा रही है। देखें, एक और मज़े की बात, पहले वेपर्स थे, नेचुरल गैस है, वेपर फॉर्म में होगी, पेट्रोलियम ईथर थोड़ा लिक्विड हो गया, फिर थोड़ा और कॉन्सनट्रेटेड हुआ, फिर और कंसनट्रेटेड, हमें एंड में लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन्स, एस्फाल्ट, यू नो व्हाट, ये बहुत ही कंसनट्रेटेड होते हैं। आप इनके यूजेस से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लुब्रिकेशन के तौर पे ग्रीसी से चीज़ यूज़ होगी ना, ठीक है। अब देखिए कंसनट्रेटेड होते जा रहा है, जैसे जैसे कार्बन कंटेंट इंक्रीज़ हो रहा है तो वैसे वैसे ये हार्ड, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं कार्बन से, फिर ये क्या बन जाएगा, ये कोल भी बन सकता है। हमने जैसे पढ़ा था कि जो पीट होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, फिर लिग्नाइट होता है, फिर बिट्यूमिनस होता है, और फिर जो एंथ्रासाइट होता है वो प्योर फॉर्म होती है और फुल हार्ड होता है। अब आपके पास एक और मज़े की बात आ गई कि जैसे जैसे हम कार्बन कंटेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं, यू कैन सी, आपके सामने सबूत है, पहले C1 था और अब यहाँ पे C23 है, कितनी कंसिस्टेंसी में फ़र्क आ गया है, कंसंट्रेशन में कितना डिफरेंस आ गया है। कैसे, क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन कंटेंट, परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज़ हो रही है। इसी वजह से अब हम ये कह सकते हैं जिस जैसे हमारा कार्बन कंटेंट, परसेंटेज ऑफ कार्बनाइजेशन नंबर इंक्रीज़ होगा, हमारी प्रोडक्ट प्योरिटी की तरफ चलती जाएगी, ओके। हमारी प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट लगता जाएगा, सही है। ये था हमारा टॉपिक, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखें, मेरे चैनल पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लेक्चर टॉपिक को समझने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि कैसे हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन को परफॉर्म करना है पेपर में। अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं, आई एम श्योर कि आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेपर को सॉल्व करने का तरीका मिलेगा, हाउ टू सॉल्व आवर पेपर, ओके। थैंक यू, मेरे साथ रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।